वेरी गुड मॉर्निंग सबको, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। रेशियो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन बेसिकली टू बॉडी वन सोल है, अलग अलग नहीं है रेशियो और प्रपोर्शन। अगर हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से जाए तो रेशियो, प्रपोर्शन, लॉग, इंडाइसेस ये 4 बॉडी वन सोल हो जाते हैं, पर मैंने इसको दो पार्ट्स में किया है, रेशियो और प्रपोर्शन। वाई? बिकॉज प्रपोर्शन आता कहाँ से है? रेशियो से। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? बेसिकली रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, यानी कि ए, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो A अपॉन B इज अ रेशियो, राइट? वैसे ही C अपॉन D इज अ रेशियो। प्रपोर्शन ये वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन? नो वन? 2 रेशियो इक्वल है। जब 2 रेशियोज इक्वल हो जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि ये दोनों भी रेशियोज प्रपोर्शन में है। हिंदी में एकदम शॉर्ट सिंपल हिंदी में बोला मैंने, तो 2 रेशियो इक्वल है। ये इक्वल वर्ड को किससे चेंज करना है तुमको? प्रपोर्शन से। ये 2 रेशियो प्रपोर्शन में है, बराबर है। प्रपोर्शन का मतलब ये होता है, प्रपोर्शन का मतलब ये होता है इक्वालिटी ऑफ 2 और मोर रेशियोज। जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही, जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही रेशियोज की इक्वालिटी को प्रपोर्शन बोलेंगे। 2 और मोर रेशियोज लिखेंगे, हेडिंग देंगे सब लोग, प्रपोर्शन मस्त वाली हेडिंग देंगे और लिखेंगे आगे। लिखा क्या सबने? किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, किसी का बाकी है? मैं रुकूं? हाँ हो गया सेंटर सबका लिख के। ओके, तुम्हारा भी डन है। चलो, हुआ क्या? चलो, डन, ग्रेट। नाउ इक्वालिटी ऑफ 2 ratios is called proportion. 4 quantities are said to be in proportion. मैं ये 4 quantities को बोलूंगी कि ये proportion में है। कब बोलूंगी ऐसे? जब 2 ratios A upon B is equals to C upon D, बराबर है। It is also written as, तुम लोग को याद है हम रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे 2 डॉट से डिनोट करते हैं ना। तो अभी A अपॉन B को मैं ऐसे 2 डॉट से डिनोट कर दूंगी, C अपॉन D को 2 डॉट से डिनोट कर दूंगी, राइट? अब हमको इन दोनों के बीच में प्रपोर्शन बताना है, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं पता है? 4 डॉट, रंगोली फील हो रहा है, 4 डॉट से डिनोट करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइन लिख के लेंगे आप लोग। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज, या तो तुम ये लिख लो A is to B is equal to C is to D, या तो वो is equal to को रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करेंगे हम? 4 डॉट से। बात समझी? किससे रिप्लेस करेंगे हम? 4 डॉट से। ओके, चले आगे। डन डन। Here A, B, C and D, आपको याद है रेशियो के अंदर हम A को क्या बोलते थे? फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, राइट? B को क्या बोलते थे हम? सेकेंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट, राइट? लाइकवाइज इधर A, B, C, D को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे? रिपीट करेंगे एक बार। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म बोलेंगे। हाँ, अब मैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रही हूँ आपको। A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D है, तो क्या हम इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। A इंटू D इज इक्वल्स टू B इंटू C, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये नॉर्मल है ना, ये तो आपको आता था, अभी तक भी तो हम करते हैं। 5 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4। ऐसा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना सबको एक लेवल पे लाने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे करनी है अपने को।
ये देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, यानी कि ए और डी एक्सट्रीम टर्म्स हुए ना। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, एक्सट्रीम ये वर्ड का मतलब क्या होता है? तुम लोग इन जनरल बहुत यूज करते हो ये एक्सट्रीम, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा, राइट? ये तुम्हारे लैंग्वेज में तो यू आर डूइंग एक्सट्रीम नाउ, स्टॉप इट, राइट? लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड्स, दीज आर द एक्सट्रीम्स, ये एंड्स है। तो ए आपका एक एंड हो गया और डी आपका एक एंड हो गया ना, ए बी सी डी से अगर हम जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल करता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, राइट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। तो अगर हमारे पास ए बी सी डी प्रपोर्शन में है तो एक्सट्रीम टर्म्स कौन है? एक्सट्रीम टर्म्स ए डी। अच्छा, मिडल टर्म्स कौन है? राइट, ए बी सी डी अगर ये प्रपोर्शन में है तो ए और डी क्या हो जाते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। बी और सी क्या हो जाते हैं? मिडल टर्म्स। लिख के लेंगे ऐसे के ऐसे, वी बना के, ये शेप बना के जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये वाला। फिर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी लिखवाती हूँ, इतना लिख लो पहले। अब हम क्या लिखेंगे? ए डी, जब नहीं स्टार्टिंग से लिखो, अगर ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए डी क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, या उसको हम बोल सकते हैं मीन टर्म्स, मिडल टर्म्स या मीन टर्म। और ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। या आप लिख के लेंगे, जल्दी जल्दी लिख के लेंगे। ओके, ग्रेट। ये हो गया, अब आगे करेंगे। हमको ये समझ गया कि इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है? इसको हम लिखते हैं ए बी, ए इज टू बी डबल डॉट सी इज टू डी। मेरा एक क्वेश्चन है अभी तुम लोगों को, अगर ए अपॉन बी एक रेशियो है, सी अपॉन डी एक रेशियो है, ठीक है? जब मैं इसको नंबर्स में ला रही हूँ तो 5 kg अपॉन 7 kg इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स अपॉन 10 मीटर्स। क्या ये अलाउड है? क्यों नो? व्हाई नो? मैंने ये बता, अच्छा ठीक है, आई अग्री कि सेम यूनिट रहना चाहिए, पर बेटा रेशियो का तो सेम यूनिट है ना, 5 kg 7 kg। अच्छा, तुमको रेशियो मैच नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। ये लो, अब सब गलत है, सब गलत है। मैंने ये बात तुमको सिखाई थी रेशियो के अंदर कि उनका यूनिट सेम रहना चाहिए। तो ये एक अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है। रेशियो टू रेशियो कंपेयर करो ना, एक रेशियो के अंदर सेम है ना यूनिट, सेकेंड रेशियो में भी यूनिट सेम है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रपोर्शन दो रेशियोज का कंपैरिजन है, तो प्रपोर्शन का कंडीशन क्या रहता है कि इंडिविजुअल रेशियोज मैच होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अभी समझा क्या? अगर मैं ऐसा लिख के दे रही हूं ना, 5 kg इज टू 10 मीटर्स इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स इज टू 10 kg, तो तुम बोलो गलत हो, क्योंकि रेशियो की कंडीशन मैच नहीं हो रही है ना इधर। बराबर है, एक रेशियो का सेम काइंड रहना चाहिए। प्रपोर्शन में ए बी सी डी सबका सेम काइंड रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्या?
and B should be of the same kind and C and D should also be of the same. A B सेम रहना चाहिए, C D सेम रहना चाहिए. A B C D ऐसा कुछ नहीं है. समझिए अभी बात को. लेकिन अगर मेरा रेशियो ऐसा है कि मैंने बोल दिया A B C आर इन प्रपोर्शन, तीन लोगों को प्रपोर्शन में कैसे डालेंगे बताओ? A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C. तो मिडिल वाला जो टर्म है वो रिपीट हो जाता है. इस केस में A B C तीनों भी सेम काइंड के चाहिए. कैसे चाहिए? सेम काइंड के, क्योंकि B कॉमन है ना, B इधर का भी है उधर का भी है. समझ गए बात को? लेट A B C और ऑफ द सेम काइंड. तो क्या हो जाएगा? A B इज इक्वल्स टू B C आर इन प्रपोर्शन. ये वाला पार्ट भी लिख के लेंगे आप लोग. जब 3 यूनिट रहते हैं तो प्रपोर्शन ऐसा बनाया जाता है. जरूरी नहीं है कि 4 ही लगेंगे, 3 है तो भी प्रपोर्शन, ये दोनों का और ये दोनों का प्रपोर्शन हम बना सकते हैं. जल्दी जल्दी लिख के लेंगे. डन? ओके, चले फिर आगे. अब ये जो मैंने लिखवाया है ना, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन. क्या बोलते हैं? अच्छा तुम कंटिन्यूअस बोलते, कंटिन्यूअस बोलो. कॉन्टिन्यूअस उसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है. दिस प्रपोर्शन इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन. क्या बोलते हैं इसको हम? कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन. यस, लिखा, ये वर्ड लिखना है अपने को. क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन. अब जब 4 थे तो हम A को फर्स्ट टर्म बोलते थे, याद है? B को सेकेंड बोलते थे, C को थर्ड बोलते थे और D को फोर्थ बोलते थे. क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास 3 ही हैं, तो हम A को बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन. क्या बोलेंगे? फर्स्ट प्रपोर्शन. C को बोलेंगे हम थर्ड प्रपोर्शन. क्या बोलेंगे हम C को? थर्ड प्रपोर्शन. और जो बीच का एक बचता है उसको हम बोलते हैं मीन प्रपोर्शन. क्या बोलते हैं उसको? मीन प्रपोर्शन. यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC होगा ना, बराबर है. तो अगर मेरे को रूट हटाना है तो B इज इक्वल्स टू रूट AC. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ये बहुत बार क्वेश्चन में इस पार्ट पे आता ही है क्वेश्चन. CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स स्पेशली तुम लोग को इस पे आता ही आता है क्वेश्चन. इसको आप मार्क करके रखेंगे. मीन प्रपोर्शन पे तुम लोगों को 2 नंबर दे देंगे, 5 और 10. दिस इज द फर्स्ट प्रपोर्शन, दिस इज द थर्ड प्रपोर्शन एंड फाइंड द मीन प्रपोर्शन. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. या तो फर्स्ट और सेकंड दे देंगे, थर्ड ढूंढना, यानी तीनों में से कोई एक एब्सेंट रहेगा और बाकी के 2 दिए रहेंगे. क्वेश्चन का टाइप समझा कैसे आएगा? मैं क्वेश्चन कराऊंगी वैसे. समझा? ये लिखा आपने B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC. तो B क्या हो जाएगा तुम्हारा? रूट ऑफ AC. और इसको GM भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन. क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिक मीन. जब ज्योमेट्रिक मीन डिटेल में होगा तो समझ आएगा. ज्योमेट्रिक मीन इज बेसिकली रूट ऑफ समथिंग. अभी के लिए इतना ही समझो. तो हम क्या बोलेंगे? B इज रूट ऑफ AC. तो ये ज्योमेट्रिक मीन है A और C का. किसी को भी डाउट है यहां तक? लिख के भी लिया तुमने क्या फिर? चलो आगे चलते फिर. एग्जाम्पल नंबर 18. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्या ढूंढना है तुमको? x का वैल्यू. इफ 5/3 इज टू x. अच्छा यहाँ पे चाहिए 5/2 इज टू 5/4. बराबर है क्या? कौन सा रूल लगाने बोल रहे? प्रोडक्ट ऑफ मिडिल 2 टर्म्स इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ये लगाने बोल रहे. करेक्ट है. अब अगर मैं इसको रेशियो में लिखने जाऊं तो क्या हो जाएगा? 5/3 होल डिवाइडेड बाय x हो जाएगा ना. ये मेरा A है और ये मेरा B है. इज इक्वल टू 5/2 होल डिवाइडेड बाय 5/4. ऐसा ही होगा ना. ये हमारा C और ये हमारा D. किसी को भी इसके अंदर डाउट? नो. चलो ये x फिर ऊपर चला जाएगा क्या? ये जो x से ऊपर जाएगा ना, क्योंकि अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाके. तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू एक्स. तो मैं यहाँ पे x ही लिख दूं. इज इक्वल टू हाँ वैसे भी कर सकते हैं.
वैसे भी कर सकते, वैसे भी कर सकते। 5/2 और इसको मैंने अगर चलो चलो तुमको क्रॉस प्रोडक्ट रूल करने का बहुत मन है, मैं वो करवाती हूँ, कोई इशू नहीं है, दोनों तरीके से। ये देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट रूल ही करा के दिया है तुमको, ये देखो। चलो क्रॉस प्रोडक्ट से करवाऊँ तुमको, वो करने का मन है। 5/3 इंटू 5/4 ऐसा ही होगा, इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स, बराबर है, ऐसे ही होगा। ढूंढना क्या था, जरा पढ़ा क्या क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, ट्राई करना है, अभी एक्स की वैल्यू आएगी निकालने के लिए। चलो करो ट्राई, दो कुछ ही नहीं है यार, बहुत चिल्लर है। चलो क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 3 12, वैसे किया। अच्छा x की वैल्यू चाहिए तो ये आके इधर उल्टा हो जाएगा ना, 2/5 हो जाएगा, इज द वैल्यू ऑफ x। 5 इंटू 5 25, 2 6 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया है आपके पास, 5/6। क्लियर, लिखा ना, लेकिन ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 18। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते, 4 टर्म दिए थे, बीच का एक टर्म हमको नहीं दिया, 3 टर्म दे दिया और हमको वो ढूंढ के निकालना था। अब इसके अंदर बोला है फाइंड द 4th टर्म। अगर ऐसे बोल रहे कि 4th टर्म निकालो तो क्या लगता है, ये ABCD वाला प्रपोर्शन है या ABC वाला प्रपोर्शन है? ABCD वाला है। चलो फाइंड द 4th प्रपोर्शन टू 2/5, 3/7, 6। 4th प्रपोर्शन यानी क्या ढूंढना है, लास्ट का ढूंढना है। तो 2/5 अपॉन 3/7 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन x, ऐसा ही होगा ना। फिर आगे क्या करोगे आप, 2x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3/7, ऐसे ही होगा। 2x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, करो फटाफट सॉल्व करो यार, बहुत चिल्लर चीजें है ये। देखो इसको आगे सॉल्व करो, 6 इंटू 3 18 अपॉन 7। x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 18 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 9 जा 9 इंटू 5 45 अपॉन 7। सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही है, सारे फाउंडेशन ध्यान में रखें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डन, क्या चले एग्जाम्पल नंबर 20 करेंगे अभी हम लोग। फाइंड द मीन प्रपोर्शन। अब ये वर्ड आया है मीन प्रपोर्शन, तो ABCD वाला है या ABC वाला है, ABC वाला है, याद रखना। मीन प्रपोर्शन वर्ड आया तो 3 वाला होता है ये। बिटवीन 2.5 एंड 0.16, मतलब 2.25 है, बीच का टर्म हमको नहीं पता, और लास्ट में है 0.16, ऐसा ही है ना। अच्छा तो अभी क्या करेंगे, हम मिडल टर्म ढूंढना है अपने को। ये A था, ये B था, ये C था, तो B² इज इक्वल्स टू AC। तो 2.25 इंटू 0.16, और इसका रूट लेना है ना मिडल टर्म के लिए। चलो रूट ले लो फिर ऑन योर कैलकुलेटर्स। 0.36 के बाद रूट का बटन दबाया, 0.6, सबको आ गया 0.6 आंसर। किसी को डाउट? नो, चले फिर आगे। चलो फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 2.4 एंड 960 सेंटीमीटर और मीटर, ट्राई करेंगे। वेरी गुड, तुमको आ रहा है। अब एक बात समझो, यहाँ पे 2.4 मीटर और 960 सेंटीमीटर है, क्या करें, एक को एक में कन्वर्ट करते ना। 960 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। हमारे पास कितने मीटर्स है, 2.4 मीटर्स है, या तो उसको सेंटीमीटर में करो या अपने पास 960 सेंटीमीटर है, कितना मीटर हो जाएगा, 100 से डिवाइड करो, 9.6,
करेक्ट। अभी तुम्हारे पास फर्स्ट है और सेकंड है, तुमको थर्ड ढूंढना है। इसके अंदर क्या करना है? थर्ड ढूंढना है। कितना ये 2.4, तो 2.4 अपॉन 9.6 इज इक्वल्स टू 9.6 अपॉन x, यही बात है ना। तो 9.6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू वॉट। चलो 9.6 इंटू 9.6 92.16 डिवाइड कर लेंगे किससे? 2.4 से, ये इधर आ जाएगा ना। तो आंसर क्या आया? 38.4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। समझ गया सबको? बहुत ही सिंपल है। प्रपोर्शन में इतना है बस, सच्ची में बोल रही, जो था रेशियो में तो भी था, इसके अंदर कुछ नहीं है। 38.4। अभी हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन पे। किधर आ रहे हैं अभी हम? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने लिख भी लिया और आपको समझ भी गई है, क्रॉस प्रोडक्ट। भाई ये वापस से लिखने की नीड नहीं है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है इनवर्टेंडो। क्या नाम है इसका? इनवर्टेंडो। इसके अंदर सिर्फ इनवर्स करना है। हमने रेशियो के अंदर इनवर्स करना सीखा था। a अपॉन बी का इनवर्स रेशियो क्या था? b अपॉन सी, b अपॉन ए। a अपॉन बी का इनवर्स होता है b अपॉन ए। अब यहाँ पे आपको दो रेशियो दिए ना, प्रपोर्शन के अंदर दो रेशियो तो रहते हैं। इज इक्वल्स टू लेट्स से c अपॉन डी है। इस पे मेरे को इन्वर्टेंडो लगाना है, मतलब क्या करना है? दोनों को भी इन्वर्स करना है। इसका इन्वर्टेंडो बताओ क्या आ जाएगा? b अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी। सब लोग हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। लिखना है ना कि बुक में से हाईलाइट या मार्क करते हुए चल रहे, लिख रहे? हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन हेडिंग दी। उसके बाद आप डायरेक्टली इन्वर्टेंडो से स्टार्ट करो। क्रॉस प्रोडक्ट हमने अभी लिखी थी, इन्वर्टेंडो से स्टार्ट करेंगे और ये प्रॉपर्टी लिख के लेंगे। ये सब डेंडो 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 ऐसे चलती है इसके एंड। हुआ क्या? हाँ, सिर्फ एग्जाम्पल लिखो। इतना सब तो तुम्हारी नोटबुक, ये टेक्स्ट बुक में सब है ना। ये सिर्फ ये एग्जाम्पल लिखना है तुमको। a अपॉन बी का और इज इक्वल्स टू c अपॉन डी का इन्वर्टेंडो हो जाएगा b अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी। डन। सेकेंड आएगा कॉम्पोनेंडो। क्या आएगा ये? कॉम्पोनेंडो। इसके अंदर बेसिकली करना क्या है? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना है। जनरली आपका रेशियो ऐसा रहता है a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। अब तुमको क्या करना है ना, इसको ऐसे भी बोला जाता है कि दोनों रेशियो में 1 ऐड करो। अगर a अपॉन बी प्लस 1 करूँ मैं, c अपॉन डी प्लस 1 करूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी अपॉन बी, क्योंकि ये b इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी। या तो +1 करना है, ऐसे याद रखो, या डिनोमिनेटर इसमें वापस से ऐड हो जाएगा, ऐसे याद रखो। डिनोमिनेटर ऐड करना है बस, a प्लस बी, यानी नीचे वाला ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? ये है तुम्हारा कॉम्पोनेंडो। क्या है ये? कॉम्पोनेंडो। लिख के लेंगे। कॉम्पोनेंडो देखो, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ये आपका रेशियो है इन प्रपोर्शन। अब आपको क्या करना है? बेसिकली डिनोमिनेटर को इसमें एक बार ऐड करना है। तो a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ऐसा चलेगा ये। और दूसरा तरीका है इसको ध्यान रखने का, कॉम्पोनेंडो में +1 ऐड करना है। कैसे +1 करते हैं अपन? a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी प्लस 1। अब अगर मेरे को 1 ऐड करना है तो ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर
तो a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी. दिस इज हाउ इट वर्क्स. क्लियर? ओके. किसी को भी इन्वर्टेंडो, रुको एक बार कॉम्पोनेंडो लिख दो, फिर मैं इन्वर्टेंडो भी दिखाती. लिखा कॉम्पोनेंडो? पक्का सबने? ओके. ये लो इन्वर्टेंडो का एग्जाम्पल भी दिखाती मैं. कहाँ गया इन्वर्टेंडो? ये वाला. a अपॉन बी सी अपॉन डी, ये दो रेशियो इन्वर्टेंडो मतलब वो उल्टा हो जाएंगे. b अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन सी हो जाएगा. दैट्स इट. समझा क्या? चलो अब डिविडेंडो में क्या करते हैं? कॉम्पोनेंडो में हम +1 कर रहे थे ना, डिविडेंडो में -1 करेंगे. क्या करेंगे? -1. तो अब मेरे को लगता है तुम ही आंसर दे देंगे इसका. कॉम्पोनेंडो में हम नीचे वाले को एक बार ऐड कर रहे थे ना, डिविडेंडो में हम नीचे वाले को एक बार माइनस करेंगे. तो बताओ क्या करेंगे हम? a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन डी. और अगर मैं वो 1 वाली तरीके से जाऊं, 1 वाले तरीके से, तो क्या करना है अपने को? a अपॉन बी -1. जैसे ऊपर कॉम्पोनेंडो में हमने +1 किया था, यहाँ पे क्या करना है हमको? -1. तो वही हो जाएगा ना, b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन डी. कोई भी डाउट डिविडेंडो के अंदर? लिखा आप लोगों ने? ओके ओके, लिखो लिखो लिखो, रोने का नहीं. चले फिर आगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. मतलब कि आप दो दो कैसे करें? देखो दो दो करने का कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप न्यूमरेटर में कॉम्पोनेंडो लगाओ, डिनोमिनेटर में डिविडेंडो लगाओ. न्यूमरेटर में कॉम्पोनेंडो लगाना मतलब क्या करना? ऐड करना. डिनोमिनेटर में डिविडेंडो लगाना मतलब क्या करना? माइनस करना. ये बात दिमाग में फिट कर लो. कॉम्पोनेंडो मतलब ऐड करना, डिविडेंडो मतलब लेस करना. इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी. दैट्स इट. अभी एक बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो समझ गए तो आगे का कुछ बचता ही नहीं है. हो गया? नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेंडो. बाप रे, एक बात हम पहले का रिवाइज करेंगे. इन्वर्टेंडो में क्या करते हैं हम? इन्वर्स करते हैं बस. कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं? हम नीचे वाले को ऐड करते हैं. हाँ. डिविडेंडो में क्या करते हैं? हम नीचे वाले को माइनस करते हैं. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते? फिर ऊपर ऐड, नीचे माइनस. ऑल्टरनेंडो में हम बाजू वाले के साथ टीम करेंगे. a अपॉन बी एक कपल है, c अपॉन डी एक कपल है. तब से ये लोग आपस में एक्सचेंज हो रहे थे. अभी ऑल्टरनेंडो में क्या करते हैं कि a और c साथ में हो जाते, b और d साथ में हो जाते. a और c साथ में हो जाएंगे, b और d साथ में हो जाएंगे. तो अब क्या हो जाएगा? a अपॉन सी. वो आपस में एक दूसरे से बोर हो गए तो अभी वो कपल स्विच करते हैं. a अपॉन सी इज इक्वल्स टू b अपॉन डी. ऑल्टरनेंडो मतलब ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं वो उनके रेशियोज में. c वाला इधर आ जाएगा, b वाला इधर चला जाएगा. इनके बीच में ऑल्ट्रेशन करते हैं. समझा क्या? ऐसे एग्जाम्पल समझ आते तुमको? देखो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी. तो ये वाले कपल ऑल्टरनेट हो जाएंगे. a के नीचे आ जाएगा c, d के ऊपर आ जाएगा b. दैट्स इट. लिखा सबने? लिख भी लिया तुमने? चलो नेक्स्ट पे एडेंडो.
नेक्स्ट वाला क्या है, एडेंडो। नाम से क्या लगता है क्या होता होगा उसमें, ऐड। सारे के सारे न्यूमरेटर को या एंटीसीडेंट्स को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सारे के सारे कॉन्सिक्वेंट्स को ऐड करेंगे। जैसे अपना रेशियो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ से आगे चलता जा रहा है। तो एडेंडो में क्या करेंगे, सारे न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और सारे डिनोमिनेटर्स को ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एडेंडो लिख के लेंगे, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। प्रपोर्शन में दम ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, चिल्लर है ना एकदम। लिखा आपने ये, नेक्स्ट है सब्ट्राडेंडो। मतलब क्या करेंगे अब इसके अंदर, एडेंडो में ऐड करते थे, इसके अंदर माइनस करेंगे। एंड दिस वॉज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। आपका प्रपोर्शन इसके साथ कॉन्सेप्चुअली खत्म होता है, फिर हमारे एमसीक्यूज बचते हैं। बताओ, छोटा है ना, चले क्या एमसीक्यूज पे, एवरीवन रेडी, रेडी ना, चलो। ये आपके प्रपोर्शन के क्वेश्चन थे। देखो कितने क्वेश्चन किए अपन ने, 46, 47, रेशियो के थे, सॉरी रेशियो के 47। ये एमसीक्यूज, आगे आगे पेज फ्लिप करोगे तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रपोर्शन ये टॉपिक के। दिख गए क्या सबको, सेंटर तुम्हारे पास बुक पहुंच गई अभी काफी हद तक, एटलीस्ट नियर बाय सेंटर्स वाले हैं। प्लीज कम टू प्रपोर्शन वाला पेज नंबर भी बताओ तुमको, 23 है, 23 पेज नंबर 23। चलो अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शनल टू 3, 7, 15। एक मिनट, टाइम स्टार्ट हो गया है, अभी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो। देखो मैंने इसमें स्टॉपवॉच लगाया है, नहीं तुमने पहले से किया था, पहले से किया था ये। 35 करेक्ट, 5 से 6 सेकेंड में तुमको आंसर आ रहा है, दैट इज अ ग्रेट थिंग। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d वाला केस है क्या ये, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 15 अपॉन d। तो 3d इज इक्वल टू 7 इंटू 15। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 15 अपॉन 3। आंसर इज 35। सबको समझा, किसी को नहीं समझा तो बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, नो डाउट, किसी को डाउट नहीं है क्या, क्या बात कर रहे हैं। चलो फिर आगे सेकेंड क्वेश्चन में वापस स्टॉप वॉच लगा रही है, आगे का सॉल्व करके रखेंगे तो तुमको श्राप लग जाएगा। मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 and 32 एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं ये चीटिंग है। 16, क्या बात कर रहे, ठीक है 3-4 सेकंड में आ रहे आंसर निकालने के लिए, आ रहे ग्रेट। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 and 32। मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं अपन, 8 इंटू 32 का रूट, सिंपल। 8 इंटू 32 इज इक्वल टू उसका रूट, आंसर है 16। अच्छा तो अपने को आंसर भी तो टिक करना है ना, तो यहाँ पे अपना पहले का 35 था वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हम आगे के नहीं करेंगे, करना पड़ेगा क्योंकि नन भी है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन फ्लिप हुआ है, देखो सेकंड का आंसर तुम्हारा 16 है ना, वो ये सेकंड कर दो इसको और इसको थर्ड कर देना, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा यही थर्ड है, मत फ्लिप करो, बराबर है, सिर्फ क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ है। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड है। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 and 35। 16 and 35 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब ये a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी वाला है क्या, मैंने स्टॉप वॉच लगा दिया है। 16 अपॉन 35 इज इक्वल टू 35 अपॉन x। बताओ क्या करेंगे, 35 इंटू 35 डिवाइड बाय, आ रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है, कैसे करेंगे हम, 36 इंटू 36 बराबर है क्या, फिर उसको डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। तो 36 इंटू 36 अपॉन 16, क्या आंसर है,
81। तो देखो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 81, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 16। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। किसी को भी डाउट है क्या? इतने सिंपल में किसको डाउट आएगा? नो ना? चलो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द फोर्थ प्रोपोर्शनल to 3, 5, 21 and dash is 3/5 is equals to 21/x बराबर क्या? 35 आ रहा है, कैसे करेंगे हम? 21 इंटू 5 डिवाइड बाय 3, 35। ऑप्शन ए लिख के दिखाओ। 21 इंटू 5/3 कितना आ रहा है? ये 35 आ गया सबको? कोशिश करके आज प्रपोर्शन खत्म कर देंगे हम, क्योंकि कुछ ही नहीं है। ऐसे चिल्लर क्वेश्चन को 2 दिन देने का मन भी नहीं करता है मेरा। देखो कितने को, सिर्फ 16 क्वेश्चन है, कर सकते क्या हम खत्म? ऐसे ही क्वेश्चन है और सारे चिल्लर चिल्लर चिल्लर, कर सकते खत्म? मतलब लॉ का लेक्चर भी है, उससे पहले खत्म करना है, दिन भर नहीं है हमारे पास। तो चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 3, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 7 and 28 इज। अच्छा, जब भी समझ जाता है मीन प्रोपोर्शनल, कुछ लिखने का ही नहीं, कैलकुलेटर पे 7 इंटू 28 इसका ले लेंगे रूट। मैं फिर भी लिख के दिखा देती हूँ, चलो 7 इंटू 28 इसका ले लेंगे रूट। क्या है आंसर? 14, ऑप्शन नंबर सी। एनीवन विद एनी डाउट आप पूछ सकते हो मेरे को, नो डाउट चलेगा। लेकिन जब तुम होमवर्क सबमिट, नहीं इतना पार्ट लिखना पड़ेगा तुमको, इतना, क्योंकि आज तुमको याद है, फिर जब तुम्हारी एग्जाम होगी और तुमको गलती से भी याद नहीं आया तो क्या नहीं आता? कौन सा कैलसी यूज कर रही? हाँ बेटा, फिर कैसे निकाला? एक बात बताओ, कैलसी से नहीं निकाला तो? अभी बोल भी नहीं, कैलकुलेट किया। क्यों? ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है कि तुम्हारे पास जिसमें रूट का बटन हो? फिर अरे मीन प्रोपोर्शन कैसे करते? a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। 7 ले, कैलकुलेटर पे 7 ले, इंटू 28 करो तो 196 दिख रहा है क्या? हाँ, ऑब्वियसली नहीं, इक्वल टू दिखा 196। फिर यहाँ पे कैसे रूट का बटन होता है, देखो रूट का बटन दिख रहा है कैसे? रूट एक्स ऐसे लिखा हुआ होगा एक बटन, वो बटन प्रेस करो, आया? ये रूट का बटन है। कभी भी किसी भी चीज का रूट लेना है तो ये बटन प्रेस करने का, अभी समझा? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 12। थर्ड प्रोपोर्शनल ढूंढना है, यानी कि 9/12 इज इक्वल्स टू 12/x, राइट? तो क्या करोगे आप? 12 इंटू 12 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 9। आ रहा है आंसर 16। तुमको आंसर जरूर कैलसी पे आ रहा है, प्रैक्टिस वैसे ही करना है, पर मेरे को होमवर्क दिखाने के लिए एक बार लिखना पड़ेगा, समझे? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5, what least number must be added to each of 6, 14, 18 and 38 to make them in proportion? अभी ये proportion में नहीं है, पर इनमें least number यानी कौन सा छोटा नंबर ऐड करे ताकि ये proportion में हो जाए, यही क्वेश्चन है ना? तो पहले तो लिख दो 6/14 is 18/38। ऑप्शन से जाने का ऐसे क्वेश्चंस में GBC, गो बाय चॉइस। अब बताओ सबसे छोटा नंबर ऑप्शन में कौन सा है? 1। तो अगर मैं सबके अंदर 1 1 1 1 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? 7/15, 19/39 है क्या प्रोपोर्शन में? कैसे समझा? डिवाइड करके देखो ना। 7/15 0.46, 19/39 0.487, यानी कि ए ऑप्शन सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अब बी ऑप्शन लगा के देखो, 6/14, 18/38, दोनों में क्या ऐड करेंगे? 2 2,
ये ऑप्शन लगा के देख रही हूँ अब मैं। बताओ क्या आएगा, 6 + 2 8, 14 + 2 16, 18 2 20, 32 40। हो रहा है क्या अभी? अब तो तुमको डेसिमल में कट करने की भी जरूरत नहीं है ना। 8 1 8 2 16, 21 22 1/2 0.5। समझे क्या? समझा? ऑप्शन बी क्यों करेक्ट आंसर है। किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन के अंदर? श्योर? क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली लाइक 5 है, एग्जैक्टली लाइक 5 है, बस अब इसमें हमको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है हमको यहाँ पे? सबट्रैक्ट करना है। ऐसा कौन सा एक लीस्ट नंबर हम सबट्रैक्ट करेंगे ताकि वो प्रोपोर्शन में आए। चलो तुमको टाइम दे रही हूं। टू आया? क्या बात कर रहे हो? सी ऑप्शन, ओके। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? स्टॉपवॉच चल रहा है, चले जा रहे हैं। सी ऑप्शन, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड? सबसे छोटा नंबर माइनस करना है। तो 14 7 30, देखो 14/17 शुड बी इक्वल टू 34/42। वो अभी इक्वल है क्या? अगर मैं 0 माइनस करूं सब में से तो अभी एट द मोमेंट इक्वल है क्या दोनों भी? नहीं है। 14/17 करो, 34/42 करो, सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। 1 माइनस करो इनमें से, 13/16, 33/41, देखो इक्वल है क्या? 0.81 आ रहा है इस साइड, 33 / 41 0.073 आ रहा है, इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 2 माइनस करो तो 14 - 2 12, 17 - 2 15, 34 - 2 32, और यहाँ पे आ जाएगा 40। अभी है, सेम है। या तो तुम डायरेक्टली डिवाइड कर लो, या तो ये ऐसे नंबर है जो अपने को कैलकुलेट करते भी आ जाते हैं। बताओ क्या आ रहा है? 4/5। इधर भी आ रहा है कि 4/5? तो हमारा ऑप्शन 2 यस 8 के टेबल से जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब 2 मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। एनीवन विद एनी डाउट? पक्का? चलो फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से यार फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना है, अभी मैं टाइम लगा रही नहीं। वेरी गुड। क्या करना है अपने को? 2 × x हो जाएगा, 6 × 3 हो जाएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, वही है ना अपना क्रॉस प्रोडक्ट रूल। 6 × 3 18/2 9। वही क्वेश्चन है यार, बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इधर हमको थोड़ा सा एलिगेशन भी लगाना है जो हम सीखे थे उधर, याद है क्या? किधर? रेशियो में। देखो यस, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के काम करना पड़ेगा मेरे को। प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 8 पे है हम। A:B दिया है आपको 3:2। क्या दिया है ये? A:B है 3:2। आगे B:C दिया है 2:x। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है पता है? बीच का नंबर नहीं दिया है, 2:x। A:B:C दे दिया है 3:2:3। 3:2:3। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है, हमको ढूंढना है x का वैल्यू। एकदम क्लियरली दिख के आ रहा है अपने को। कैसे देखते हैं अपन? रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं ना। रूल ऑफ एलिगेशन में क्या करते हैं अपन? पहले ही स्टार्टिंग वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर है क्या? 3 × 2 6, फिर उसके बाद ये एंड्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2x, और फिर क्या करते? 2 × 2 4, राइट? हाँ, तो 6:4:2x है यहाँ पे, बराबर। और यहाँ पे क्या है आपका? A:B:C 3:2:3। क्लियर? अब आपको डायरेक्टली क्या करना है? यहाँ पे कंपेयर करना है। क्या करना है आपको? यहाँ पे कंपेयर करना है। बताओ x का वैल्यू कितना आएगा?
3/2 नहीं, अपने को डायरेक्टली कंपेयर करना है, मतलब इसके जगह पे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, बोलो, अटक गए? अच्छा तुम, चलो अब वापस करती, वापस 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 वापस, तुम्हारी स्क्रीन अटक गई थी, मेरी अटक गई थी। 3:2:3 दिया हुआ है अपने को, बराबर है क्या? राइट। अब हमारे पास A:B कितना दिया है, कहा गया 3:2 दिया है। B:C कितना दिया है हमको, तो कुछ नहीं ना, इनको आपको कंपेयर करना है। 2 के जगह पे 2 है तो x के जगह पे क्या रहेगा, 3 रहेगा, रेशियो चेंज ही नहीं हुआ है। A:B 3:2 है, B:C 2:x है, और उनका पूरा रेशियो 3:2:3, यानी नंबर चेंज हुए हैं क्या, नंबर चेंज ही नहीं हुए हैं। ये देखो ना, ये A:B वैसा का वैसा, B:C वैसा का वैसा, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हुआ है, 3। समझा कि समझाओ एक और बार? A:B:C का वैल्यू दे दिया है हमको 3:2:3, बराबर है। अब A:B का वैल्यू कितना दिया है, 3:2, तो ये दोनों में कोई चेंज है क्या, जो पूरा रेशियो है उसके अंदर सेम वैल्यूज है ना जो A:B के है। लाइकवाइज B:C का वैल्यू क्या दिया है आपको, 2:x। अब आप कंपेयर करो इनको और इनको, अब बताओ मेरे को x का वैल्यू कितना है, 3। क्लियरली दिख रहा है ना, ये 2 एज इट इज इधर आया तो ये 3 भी एज इट इज इधर आ रहा है। क्लियर? देयरफॉर x का वैल्यू 3, आप एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख के लेंगे। मैं और क्वेश्चन लेती हूँ इस टाइप का, आपका जो कंफ्यूजन है ना मन में उसको हम क्लियर करेंगे अभी अभी के अभी। नहीं, उससे हाँ हाँ ले सकते, क्यों? क्योंकि इधर वैल्यू सेम है, हर क्वेश्चन में सेम नहीं आती है। मैं वैसा भी क्वेश्चन लेती हूँ जहाँ पे तुम्हारे वैल्यूज अलग है, वैसा क्वेश्चन लेती हूँ एक। चलो फिर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये लिख लिया सबने? चलो एक एग्जाम्पल लिख के लो, मैं खुद क्वेश्चन फ्रेम करके देती हूँ तुमको, ताकि अपना ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाए। टेंशन मत लो। देखो A:B:C का वैल्यू है 4:5:9, ठीक है। अब मैं दे रही हूँ आपको कि A:B का वैल्यू है 4:5, B:C का वैल्यू है 10:x। अब आप ट्राई करके देंगे मेरे को। 18 वाले राइट है, 9 वाले रॉन्ग। चलो अब इसको देखना कैसे होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। A:B का वैल्यू कितना है, 4:5, बराबर। आगे देखेंगे आप, अब A:B:C से कंपेयर करोगे। 4:5:9 का तुमको संबंध नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे देखो तुमको कंपेयर क्या करना है, बड़ा रेशियो और छोटे रेशियो के सेम वैल्यूज कंपेयर करने हैं। मतलब ये बड़े में से भी मेरे को क्या करना है, सिर्फ A:B कंपेयर करना है। यहाँ पे तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किधर आ रही है, जब मैं B:C को देख रही हूँ ना, यहाँ पे तुम्हारा B:C कितना है, बड़े वाले रेशियो में 5, बड़े वाले रेशियो में 5:9, और छोटे वाले रेशियो में कितना है, 10:x। इनको कंपेयर करना है। बड़े वाले रेशियो में 5:9 है, छोटे वाले रेशियो में 10:x है। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x का वैल्यू निकालना है बस तुमको। 5x = 90, तो x का वैल्यू 90 चाह रहा है ना तुम्हारा ये, तो ये 90/5 कितना आ रहा है,
18। क्या करना है, बड़े वाले रेशियो में उतना ही पार्ट कंपेयर करो। प्रीवियस क्वेश्चन में सारे फिगर्स सेम थे। सेंटर वाले सुनो, अभी तुम्हारा डाउट क्या है। प्रीवियस वाले में सारे फिगर्स सेम थे तो कोई कंपैरिजन की बात नहीं थी। इधर अगर तुम देखोगे तो बड़ा वाला रेशियो बोलता है, बड़ा वाला रेशियो मतलब तीनों वाला रेशियो क्या बोलता है, 4:5:9 है। छोटा वाला रेशियो क्या बोलता है, नहीं 10:x है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। एक और तरीका बताओ, देखो जो फिगर मिसिंग रहता है ना उतना पार्ट देखेंगे ये रेशियो में। यहाँ पे क्या है 5:9, इधर क्या है 10:x। अब ये जो b सबका कॉमन रहता है तो b में क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा। ये उसका शॉर्टकट है समझने का। ऊपर वाला जो लंबा रेशियो है उसके अंदर bc का वैल्यू देखो, छोटे वाले में bc का वैल्यू देखो और किस हिसाब से चेंज हुआ है वो देखेंगे आप। ये लिख के लो, मैं ऐसे और 3-4 क्वेश्चन लेती हूँ। एक बार का पूरा कंफ्यूजन हम स्क्रैच से क्लियर करेंगे ये चैप्टर का। लिखे क्या, लिख के लो, लिख के लो, लिख के लो, कोई इशू नहीं है, लिख के लो। मैं ऐसे और क्वेश्चन लेती हूँ तुम्हारे लिए। हुआ लिख के, चलो हमारी बुक के क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे आप। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब a:b कितना दिया है, 3:x। जरूरी नहीं है ना bc में कोई मिसिंग रहेगा, ab में भी मिसिंग रह सकता। bc पूरा दे दिया है 3:4, abc दे दिया है 9:15:20। इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका 9th क्वेश्चन है ना। a:b:c कितना दिया है, ये 9:15:20। जो कंप्लीट दे दिया, bc का कुछ काम नहीं है अपने को, क्योंकि उसके दोनों फिगर्स दे दिए हैं। जिसके फिगर्स नहीं दिए हैं उससे काम है अपने को। एक मिनट रुको। अब a:b का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 3:x। मतलब ये वाला जो पार्ट है अगर तुम ऐसे कंपेयर करोगे तो डिवाइड बाय 3 हुआ होगा, या उल्टा कंपेयर करना है तो इंटू 3 हुआ होगा ना। तो यहां पे भी 15 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 5। समझा ये, शॉर्टकट से जाओ। तुम एक काम करो, लॉन्गकट से जाओ मत, शॉर्टकट समझा तुमको ये। किसी को भी डाउट है अभी भी? एक और क्वेश्चन लो, 9th वाला तो लिख लिया ना आपने, ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लो 5। अब मैं एक और ले रही हूं ऐसा, एक और क्वेश्चन हम थोड़े एग्जाम्पल करेंगे ये ऐसे। a:b:c है 4:5:9, ठीक है। अब यहाँ पे b:c का वैल्यू है 3:x। a:b से तो तुमको मतलब ही नहीं है ना, मेरे को x का वैल्यू निकाल के दो। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है ना डिवाइड हो रहा है, बताओ क्या करेंगे। वेरी गुड, 5.4। ऐसे केस में फिर चुपचाप से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, चुपचाप से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3, तो x का वैल्यू 9 इंटू 3/5। समझा अभी? किसी को डाउट है तो पूछ लो अब बीच। पक्का? हमेशा जरूरी नहीं है जैसे ऊपर के केस में डायरेक्टली डिवाइड हो रहा होल नंबर से या डायरेक्टली मल्टीप्लाई, जरूरी नहीं हर बार इंटीजर से होगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा फिर, ऐसे केस में चुपचाप से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ये a:b:c के सीन में? सबको आ रहा है क्या? एक और ले लो कैसे, एक और लास्ट मजा आ रहा है अभी। a:b:c है 9:6:8। b:c का वैल्यू है 16:x। फटाफट से फाइंड द वैल्यू ऑफ x, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
नो वेरी गुड 21.3 क्रॉस मल्टीप्लाई था बेटा वेरी गुड 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 16 तो एक्स का वैल्यू 8 इंटू 16 अपॉन 6 कैसे 18 लाए हो तुम राइट 21.33 परफेक्ट आंसर क्लियर क्या अब चले हम क्वेश्चन पे आ रहा है इसमें कॉन्फिडेंस गलती नहीं करेंगे ना चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे आप लोग a is to b का वैल्यू दिया है b is to c ये तो एलिगेशन लगाना है सीधा सीधा a is to b कितना दिया है 2 is to 3 b is to c कितना दिया है 5 is to 3 कैसे करते हैं अपन ये सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले टर्म्स को मल्टीप्लाई 10 उसके बाद क्या करते हैं हम लास्ट को मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 फिर ये बचे वाले दो बीच के मल्टीप्लाई समझा रूल ऑफ एलिगेशन कैसा चलता है अगर a इज टू b है और c इज टू d है तो सबसे पहले ये दोनों के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो फिर दोनों के लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो और फिर ये बचे हुए टर्म्स को मल्टीप्लाई करो किसी को डाउट इसमें 10 is to 15 is to 9 ऑप्शन सी इस टाइप के क्वेश्चन हम खैर कर भी चुके हैं ऑलरेडी क्लियर एक और ले लो इस टाइप का एक और एग्जाम्पल लो a is to b है 5 is to 4 b is to c है 3 is to 5 fastest fingers first and your time has started 15 is to very good पहले टर्म को मल्टीप्लाई 5 into 3 15 4 into 5 20 4 into 3 12 very good अब मेरे को भरोसा आ गया है कि तुमको ये समझ गया है क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 5x माइनस वाई अपॉन 5y माइनस एक्स इज 3/7 तुमको ढूंढनी है किसकी वैल्यू x इज टू y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 11 5x माइनस वाई अपॉन 5y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/7 क्या करेंगे बताओ जरा क्रॉस मल्टीप्लाई बेस्ट सोल्यूशन है क्रॉस मल्टीप्लाई 7 5 35x माइनस 7y 5 3 15y माइनस 3x x एक जगह y एक जगह क्यों क्योंकि तुमको x is to y का रेशियो देना है ना तो 35x माइनस ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस 3x बराबर इधर अरे मैंने x is to y का आंसर बोला है तुम्हारा 5 कैसे आ सकता है गलत 35 प्लस 3 38x यहाँ पे आ जाएगा 22y x is to y का वैल्यू देना है तुमको तो ये y यहाँ पे ले आओ 22/38 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या क्लियर कट ऑप्शन है सी सिंपल डाउट एनीवन डाउट नो लेकिन ऑप्शन किसको डिवाइड कर रहे तुम 11/18 एक मिनट डिवाइड किससे कर रहे तो 38 डिवाइडेड बाय 2 19 होगा ना ये 19 इंटू 2 38 होता है तो तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है हाँ कोई कुछ बोले प्लीज वापस बोलेंगे है ना ओके प्रथमेश ये 2 की टेबल से जाएगा तो 19 होगा और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्लियर क्वेश्चन नंबर 12 अब तुमको आना चाहिए हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं पहले टर्म्स मल्टीप्लाई 2 into 2 4 लास्ट टर्म्स
मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9 और बीच में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6। ऑप्शन ए 4:6:9। ऐसे लिख के दिखाओ क्या फॉर्मेट में, 2:3 2:3 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3 9 3 इंटू 2 6। जिनका रेशियो नहीं हुआ है, पहले आप लोग जब रेशियो का लेक्चर देख लेंगे ना, तब आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में लिया हुआ है, तो डोंट वरी बाकी के लोग। हाँ, दोनों नहीं दे सकते, ऐसा इंस्टीट्यूट थोड़ी करेगा कि दोनों। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर सेट करता है, ना इंसाफी नहीं करता है, वो दो करेक्ट ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि उसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि तुमको मार्क्स ही ना मिले, तो ऐसा नहीं आएगा। या तो एक आंसर ही करेक्ट आएगा और तीनों रॉन्ग आएंगे, ये भी देगा और ये भी देगा, ऐसे ना इंसाफी नहीं करता है अपना इंस्टीट्यूट। वो क्वेश्चन डिफिकल्ट सेट करेगा, गलत नहीं करेगा तुम्हारे साथ, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, x owes to y twice that y owes to z है, ये z। देखो x owes to y, x को y owes मतलब पैसा देना है, कुछ देना है, तो x owes to y twice what y owes to z। यानी अगर y z को 1 रुपया देना है तो x y को कितना रुपया देगा, 2 रुपये देगा ना। x क्या बोल रहा है कि y को z को जितना भी पैसा देना है उसका डबल पैसा मेरे को उसको देना है। ठीक है, अब y owes to z 10,000, हमको समझ गया कि y को z को कितना पैसा देना है, 10,000। तो x को y को कितना पैसा देना है उसका डबल, यानी कि 20,000। कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14, y left a property worth ₹16 lakhs to be distributed in 8 shares। 16 lakhs की प्रॉपर्टी है, कितने हिस्सों में हो रही है वो, 8 हिस्सों में, यानी 16 लाख के 8 हिस्से होने वाले हैं, बराबर है। इफ a is to get 2 shares, यानी a को कितना मिल रहा है, 2/8 मिल रहा है क्या, है ना। पहले 16 के तो 8 टुकड़े कर दो, उसमें 2 टुकड़े किसको मिल रहे हैं, a को मिल रहे हैं। b ट्वाइस ऑफ a, b को डबल मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है उसको, 4/16 होगा क्या, 8। डिनोमिनेटर मत चेंज करना बेटा, डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो b को कितना मिल रहा है, 4/8, एंड c को मिल रहा है हाफ ऑफ b। c को कितना मिल रहा है, हाफ ऑफ b, तो कितना मिलेगा, b का हाफ मतलब a जितना ही ना, 2/8। फाइंड द शेयर ऑफ b, b का शेयर निकालना है, कैसे निकालेंगे, 16 इंटू 4/8, यस 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4। आ रहा है क्या, 8 lakhs, 8 lakhs। अच्छा, a का कितना शेयर है बता दो मेरे को, 16 डिवाइड बाई 8 इंटू 2। तुम ये आंसर दे रहे थे तब से, क्वेश्चन तो पढ़ो किसका पूछा है। a और c का शेयर कितना है, 4 और 4, और b का शेयर कितना है, 8 lakhs। किसी को डाउट है इसके अंदर, पक्का क्या? चलो, लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, प्रपोर्शन खत्म हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट आर इन द रेशियो 5:7। सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस पे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोला है अपने को और टोटल कॉस्ट बोल दिया, 5:7। एक बात बताओ, एक डायरेक्ट कॉस्ट बोला है, एक टोटल कॉस्ट बोला है, मतलब इनके बीच में कोई एक और कॉस्ट होगा ना। अपने को उसका चलो लेट्स से नाम नहीं पता है, पर मैंने तुमको बोल दिया कि 5 रुपए का एक आइटम पे खर्चा हुआ है, टोटल में 7 रुपए खर्च करके आई, तो मैंने 2 रुपए कहीं और खर्च किए हैं ना। ऑब्वियस है ये बात, लॉजिकल है। हाँ, तो हमको उसका नाम नहीं पता, तो हम उसको अदर मटेरियल कॉस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम उसको, अदर मटेरियल कॉस्ट। उसको हम एक काम करो, मटेरियल भी मत बोलो, इतना मत जाओ, अदर डायरेक्ट कॉस्ट।
ये टोटल डायरेक्ट कॉस्ट बोला है ना उसने। तुमको ये नहीं पता है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, दिमाग भी मत लगाओ ना, कोई टर्म होगा, तुमको क्या करना है, तुमको इतना समझ गया कि मटेरियल में 5 रुपए का खर्चा हो गया है और टोटल 7 रुपए का खर्चा हो गया है, मतलब बाकी के 2 अदर कॉस्ट में ही होगा, कोई और खर्चा कर दिया होगा उसने जो क्लियरली नहीं बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 20%, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है? 20% से। ठीक है, आगे अदर डायरेक्ट कॉस्ट, खुद ही आगे बोल रहे हैं ना, वो जो बीच का हिडन कॉस्ट था, हिडन कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है वो? 50% से। यहां तक कोई डाउट क्वेश्चन में? ठीक है। द करंट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, वो क्या पूछ रहा है अब? करंट, मतलब हमने जो ये इंक्रीमेंट वाली लाइन पढ़ी उसका कुछ फायदा है क्या? नहीं, क्वेश्चन तो करंट कॉस्ट पूछ रहा है, कोई बात नहीं, अब हमने पढ़ ही लिया है क्वेश्चन तो। इफ द करंट मटेरियल कॉस्ट इज ₹35 पर यूनिट, एक बात समझो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमको रेशियो, एक सेकेंड ना, रेशियो दे दिया था मटेरियल इज टू टोटल कॉस्ट का 5:7, ये बात समझ गए। इसमें हमको क्या बोल दिया? मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 35। तुमको कौन सी कॉस्ट निकालनी है? टोटल कॉस्ट। निकाल सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर इतना बड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन क्यों दिया? कंफ्यूज करने के लिए दिया है, टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है। चलो 35 इंटू 7 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है? आ रहा है 49। सबको समझ गया क्या? ये जो एक्स्ट्रा का पार्ट दिया था ना, ये सिर्फ तुमको गुमराह करने के लिए था, भटकाने के लिए था, समझ गए अभी? चल क्या? नहीं, वो कोइंसिडेंटली तुम्हारा आंसर आएगा, वैसे मत करना। 35 इंटू 7 होना चाहिए, 35 इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन दिख रहा है मैम, ये तो फिर कुछ अलग पूछा है क्या? देखो इसके अंदर, देखो यहां तक तो सब सेम है। व्हाट प्रपोर्शन, कुछ अलग पूछा है। What proportion is the direct material cost to the total direct cost after the expected increase in cost? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो expected increase बोला है ना उसने, वो increase करो, उसके बाद मेरे को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का proportion बताओ। समझे नया क्वेश्चन क्या है अभी इसके अंदर? यहाँ पे वो काम है उसका अपने को। तो क्या था अपना 5:2 और टोटल आ रहा था 7। ठीक है, अब अपना ये कितने से बढ़ रहा है? 20% से। ये कितने से बढ़ रहा है? 50%। तो 5 प्लस 20% करेंगे 6:2। 2 प्लस 50% करेंगे 3। कितना हो रहा है जीटी तुम्हारा? 6 प्लस 3 9। अब इसको रेड्यूस कर लो ना, 2:1:3। अब मेरे को बताएंगे हमको किसका पूछा है? डायरेक्ट मटेरियल और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का। तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये और ये पूछा है 2:3। समझा? 6 प्लस 3 है ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस अदर मिला के टोटल मिल रहा है अपने को, राइट? ओके, एनीवन विद एनी डाउट? नो? So we have completed the chapter of proportion and so I will take your leave। अभी मैं जा रही हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, अभी मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अब मैं जाऊँ, बाय बाय, बाय।